हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवेश स्टडी ग्रुप। आज हम लोग 20 अगस्त और 21 अगस्त के करंट अफेयर्स की डिटेल एनालिसिस को देखेंगे। आज से पर डे करंट अफेयर्स के 2 वीडियोस आएंगे। पहला डील करेगा डिटेल एनालिसिस या कह सकते हैं कि सब्जेक्टिव करंट अफेयर्स से, और दूसरा डील करेगा एमसीक्यूज और फैक्ट्स से, जो कि किसी भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड या वन डे एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों वीडियोस करंट अफेयर्स के लिए सफिशिएंट होंगे आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिए, ठीक है। तो चलिए अब आज से हम अपनी करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि पहली न्यूज क्या है। तो दोस्तों देखते हैं कि पहली न्यूज ये है कि गवर्नमेंट अनवील्स ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड्स, सेट्स एमिशन थ्रेशोल्ड फॉर प्रोडक्शन। तो दोस्तों अभी तक क्या था, ये ग्रीन आप देख रहे हैं, ग्रीन यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज से हाइड्रोजन को बनाना। जो हाइड्रोजन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के थ्रू बनाई जाती है उसके बारे में बात की जा रही है। रिन्यूएबल मतलब कि जो जिसको हम जनरेट कर सकें, जिस तरह की विंड एनर्जी होती है, सन एनर्जी होती है, इन सबको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। और एक होती है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल्स। तो सबसे सिंपल फंडा है फॉसिल फ्यूल, जो कि छोटा बच्चा भी जानता है साइंस का, उसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो इसमें वही बात कही गई है कि गवर्नमेंट ने अभी तक तो ये बोला था कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन की डेफिनेशन नहीं दी हुई थी, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो ब्लू, ग्रे और ग्रीन तीनों होता है, लेकिन किस प्रोसेस से जो हाइड्रोजन जनरेट हो रही है उसको हम ग्रीन कहेंगे, ये अभी तक डिफाइन नहीं किया था। तो न्यूज यही है कि अभी हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि उसको डेफिनेशन दे दी गई है। तो हम पहले जानते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन की डेफिनेशन क्या दी है गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो भी हाइड्रोजन, दो प्रोसेसेस, एक होता है इलेक्ट्रोलिसिस और एक होता है बायोमास, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोलिसिस और बायोमास प्रोडक्शन के थ्रू जो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाएगा उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोला जाएगा। अब हम जानते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए तो 2 मेथड गवर्नमेंट ने बता दिए कि इलेक्ट्रोलिसिस बेस्ड प्रोडक्शन और बायोमास बेस्ड प्रोडक्शन। लेकिन ये इलेक्ट्रोलिसिस और बायोमास प्रोडक्शन होता क्या है, इसको बस एक लाइन में मैं आपको समझा दूं। तो इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। एक बहुत ही सिंपल सा एक मैं आपको रिएक्शन दिखाती हूँ। जिस तरह की वाटर है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। इस पे जब हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट से जब हम वाटर को पास करते हैं या फिर वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो ये जो फॉर्मूला है ना H2O, ये ब्रेक हो जाता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनते हैं। इससे इलेक्ट्रोलिसिस से वाटर के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। तो ये हमने देखा कि एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे बन रहा है इलेक्ट्रोलिसिस से। अब हम देखते हैं कि बायोमास, बायोमास जिस तरह की जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट जो हाउस होल्ड में प्रोड्यूस होते हैं या फिर इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं, काउ डंग हो गया, या फिर हम बोले तो ये जो वुड वगैरह होते हैं ना, लकड़ी वगैरह जब वो सूख जाती हैं, ये सब, इन सब चीजों को हम बायोमास के फॉर्म में यूज करते हैं, जो मतलब अभी रिसेंटली हमने ऑब्टेन की है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उसको हम बायोमास के कहते हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि बायोमास के जो मेथड है, इससे जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। तो ये होता क्या है कि बायोमास में ना, मतलब एक बड़ा सा तो वो होता है, मतलब यहाँ पे आप हाइड्रोजन देख रहे हैं, एक तरह से सोचिए कि ये बायोमास के लिए भी एक प्लांट है, एक बड़ा सा ये चैम्बर होता है और ये कंट्रोल एनवायरनमेंट में काम करता है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन होती है, जो हीट होती है, जो स्टीम होती है, ये सब एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में होती हैं। और जब भी हम जो ये ऑर्गेनिक वेस्ट, काउ डंग, ये सब चीजें इसमें पास करते हैं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पास करते हैं, तो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए, एक बायोमास से हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, एक इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोड्यूस हो रही है। तो गवर्नमेंट ने वही बोला है कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस और बायोमास के प्रोडक्शन से प्रोड्यूस होगी, इसको हम ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। और इसका एक थ्रेशोल्ड उन्होंने बताया है। थ्रेशोल्ड ये है कि 1 kg हाइड्रोजन बनाने के लिए
हमें 1 kg हाइड्रोजन बनाने के लिए मैक्सिमम 2 kg का एमिशन होना चाहिए। यानी कि अगर बायोमास बेस्ड प्रोडक्शन मेथड है, इससे अगर हाइड्रोजन बन रही है 1 किलो, तो उस 1 किलो हाइड्रोजन बनाने में मैक्सिमम 2 kg CO2 का ही एमिशन होना चाहिए। ये उसकी थ्रेशहोल्ड जो है, ये आप देख रहे हैं एमिशन थ्रेशहोल्ड, कि ये उसका एमिशन थ्रेशहोल्ड फिक्स कर दिया है अब गवर्नमेंट ने। अगर इस लिमिट से कम है तब हम उसको ग्रीन हाइड्रोजन में कंसिडर करेंगे, अगर ज्यादा हो गई तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन में कंसिडर नहीं करेंगे। अगर CO2 का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, CO2 का एमिशन ज्यादा हो रहा है, तो उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन में कंसिडर नहीं करेंगे। इसी बात को गवर्नमेंट ने अभी बोला है। और दूसरी बात ये कि ये जो मिशन है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये कौन सी मिनिस्ट्री के थ्रू होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा मिशन कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है। तो दोस्तों ये है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इस मिनिस्ट्री ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का जो फंडा है, जो पर्पस है, उसको उठाया हुआ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। और दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट ने इस मिशन के लिए 19,744 करोड़ की आउटले दी है, यानी फंडिंग दी है। अप्रोक्स हम बोले तो तकरीबन 20,000 करोड़ की इस मिशन को फंडिंग दी है गवर्नमेंट ने। और इसमें ये जो 19,744 करोड़ हैं, उसमें से मैक्सिमम फंडिंग किसके द्वारा की गई है, फिर किसने दी है, वो है साइट यानी कि स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन is a major financial measure under the mission with an outlay of 17,400 crores। यानी कि 19,744 crores में से साइट ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, साइट ने कंट्रीब्यूट किया है 17,400 crores का। ठीक है, ये तो हमने आउटले जाना और ग्रीन हाइड्रोजन की डेफिनेशन जानी। अब थोड़ा हम ये भी जान लेते हैं कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है क्या। तो दोस्तों इसी साल यानी कि ईयर 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अप्रूवल दे दिया। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इसको चलाने का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। दूसरी बात ये कि इसका मेन एम है कि इंडिया को ग्लोबल हब बनाना। ठीक है, ग्लोबल हब बनाना ग्रीन हाइड्रोजन में। और इसका दूसरा एम ये है कि टू प्रोड्यूस 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पर एनम विद एसोसिएटेड एनर्जी कैपेसिटी ऑफ अबाउट 125 गीगावाट बाय 2030। यानी कि पर ईयर हमें 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है और इसकी जो एनर्जी कैपेसिटी है वो 125 गीगावाट होनी चाहिए बाय 2030 तक, यानी कि 2030 तक इसका ये एम है कि 5 मिलियन मेट्रिक टन हमें पर ईयर बनाना है ग्रीन हाइड्रोजन और इसकी एनर्जी कैपेसिटी होगी 125 गीगावाट। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हमने पूरा जाना कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, कब इसको अप्रूवल मिली, उसके अलावा साइट क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन की डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस बेस्ड प्रोडक्शन, बायोमास बेस्ड प्रोडक्शन ये क्या होता है, न्यू जो ग्रीन एनर्जी क्या होती है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने इस एक आर्टिकल के थ्रू जानी। तो सोचिए एक आर्टिकल से कितनी ज्यादा चीजें हमें पता चल जाती हैं, इतनी ज्यादा चीजें हमें पढ़नी होती हैं सिर्फ एक आर्टिकल में। ठीक है, और आपको ये पूरी नॉलेज हो गई है कि अगर अब आपसे कोई कुछ पूछेगा तो आपको याद तो रहेगा, एटलीस्ट आपको पता तो रहेगा एटलीस्ट कि ग्रीन हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, हम इसकी डेफिनेशन क्या है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलिंग लिमिट्स, रिजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्शंस, लेटेस्ट इंडिया चाइना टॉक्स एम टू सेट LAC ग्राउंड रूल्स। तो ये है देखिए चाइना और ये है हमारा पूरा प्यारा इंडिया। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि चाइना आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है जिससे कि इंडिया वालों को थोड़ी परेशानी होती है। और यहाँ पे तो 2020 के बाद जिस तरह आपको पता है कि गलवान वैली जो इशू हुआ था, जहाँ पे कि ये पता चला था कि जो चाइना है वो अपनी एरिया से, आप ये लद्दाख देख रहे हैं, अपनी एरिया से वो आगे बढ़ गया है
और वो इंडिया की साइड बढ़ रहा था। उसने पेट्रोलिंग भी जो है, जो मतलब कि लाइन डिस्क्राइब थी, जो बाउंड्री डिस्क्राइब थी कि इतनी बाउंड्री के बाद चाइना स्टार्ट करेगा और इस बाउंड्री के बाद इंडिया स्टार्ट करेगा, उस बाउंड्री वाली जो लाइन थी, उसका जो एम था, उसको इसने ब्रेक किया और वो इंडिया की जो बाउंड्री थी उसमें पेट्रोलिंग स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से तब से इशू चला आ रहा है। और आए दिन हमें सुनते रहते हैं कि जो सोल्जर्स हुए इंडिया के या फिर चाइना के, उनमें कुछ ना कुछ कभी कभी झगड़े होते रहते हैं, छोटी छोटी फाइट्स होती रहती हैं। तो ऐसी चीजें होती रहती हैं। इसी वजह से इन सब चीजों को रोकने के लिए, इन सब चीजों को रिजॉल्व करने के लिए जो लोकल कमांडर्स हैं इंडिया और चाइना के, वो उन दोनों की मीट हुई। उन दोनों ने बोला कि पेट्रोलिंग को हमें लिमिट कर देना चाहिए। आप अपनी एरिया में पेट्रोलिंग करिए, हम अपनी एरिया में पेट्रोलिंग करेंगे, और जितने भी ये इश्यूज हो रहे हैं उसको खत्म करने की बात करते हैं। अब हम देखते हैं मोदी एट G20 मीट, मतलब मोदी जी ने G20 मीट जो कि इंडिया में अभी चल रही है उसमें क्या कहा है कि वर्क जॉइंटली ऑन साइबर सिक्योरिटी। वर्क जॉइंटली ऑन साइबर सिक्योरिटी मीन्स दोस्तों कि जिस तरह हमें आजकल पता है कि कितना ज़्यादा हम इंटरनेट में इन्वॉल्व रहते हैं, कितना ज़्यादा हम डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स यूज़ करते हैं जो कि हमारी प्राइवेसी को ब्रीच करता है। बहुत सिंपल सा एक है एग्जाम्पल कि जिस तरह हम अगर एक छोटा सा भी ऐप डाउनलोड करते हैं ना, तो उस पे वो पूछता है कि क्या आप हमारे मतलब हमें परमिशन देते हैं कि हम आपकी गैलरीज, फोटोज को या फिर फोन कॉल्स को मैनेज करें या फिर देख सकें। तो हमें यस करना पड़ता है। अगर हमें उस ऐप को यूज करना है तो हमें यस करना पड़ता है। तो सोचिए कि वहां पे इंटरनेट पे सारी चीजें हमारी अवेलेबल हैं उसके पास, हमारी लोकेशन तक उसको पता होती है, हम कब कहाँ हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितने बजे हम अपना फोन यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं, कोई सा भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल है। इंटरनेट के पास भी अवेलेबल है, उसकी डेटा में स्टोर है हमारी सारी डिटेलिंग। तो इससे क्या होता है कि अगर इसका मिसयूज होता है तो हमारे लिए बहुत ही मुसीबत की बात हो जाती है। जैसे हम कभी कभी आए दिन देखते हैं कि इतने मिनिस्टर्स हैं, उनका मतलब कि नाम हम पढ़ते हैं कि या फिर नंबर्स पढ़ते हैं कि इनका जो है अकाउंट हैक कर लिया गया है, या फिर इनकी ये डिटेलिंग आउट हो गई है। इन्होंने अपनी कोई डिटेल रखी हुई थी। हर इंसान अपनी प्राइवेसी रखता है और उस प्राइवेसी को ब्रीच कर दिया गया है। तो ये ना साइबर सिक्योरिटी का इशू आ जाता है। तो इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि जैसे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमें साइबर सिक्योरिटी को भी बढ़ाने की जरूरत है और स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है साइबर सिक्योरिटी को, मतलब उसके थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज्यादा हमें बूस्ट करने की जरूरत है। ये मोदी जी ने बोला है G20 मीट में, ठीक है। और इसी को हम एक लाइन और पढ़ लेते हैं कि द G20 ऑल्सो हैज द यूनिक अपॉर्चुनिटी ऑफ एडवांसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड प्रोडक्टिविटी थ्रू डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर to encompass farmers, small businesses, and to build a framework for a global system। तो वही मैंने आपको बताया दोस्तों कि इन्होंने अपील की है। अपील क्या, इन्होंने कहा एक तरफ से बोला जाए कि जैसे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़ते जा रहे हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे हमें साइबर सिक्योरिटी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और ज़्यादा ज़रूरत है और ज़्यादा उनको मतलब स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है कि किसी की प्राइवेसी ब्रीच ना हो। क्योंकि ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि हम आधार कार्ड वगैरह को देखते हैं, उसके थ्रू उन्होंने कहा है कि हम फार्मर्स को, स्मॉल बिजनेसेस को, इन सबको हम इंक्लूड कर सकते हैं और एक बहुत ही बड़ा फ्रेमवर्क बना सकते हैं ग्लोबल सिस्टम के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके हिसाब से G20 के पास कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने की, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। ऐसा मोदी जी ने कहा। और बाकी हम पढ़ते हैं G20 के बारे में। जैसा कि अगर आपने मेरा प्रीवियस करंट अफेयर्स का लेक्चर नहीं देखा है दोस्तों, तो आप प्लीज उसको देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने G20 के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं आपको बिल्कुल नटशेल में फिर से समझा देती हूँ।
बस एक दो लाइन, लेकिन बाकी जो प्रॉपर डिटेलिंग है उसको आप प्रीवियस जो मेरे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हैं उसमें जरूर देखिएगा। जैसे कि इस बार का जो G20 का प्रेसिडेंटशिप है वो इंडिया के पास है, और इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है, इसका ट्रोइका होता है। ट्रोइका को हम बिल्कुल सिंपल फंड से समझते हैं कि एक पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देखिए। पास्ट में मतलब लास्ट ईयर ये प्रेसिडेंटशिप थी इंडोनेशिया के पास 2022 में। 2023 यानी कि प्रेजेंट में ये प्रेसिडेंटशिप है इंडिया के पास। फिर 2024 में यानी कि फ्यूचर यानी अगले साल ये प्रेसिडेंटशिप हो जाएगी ब्राजील के पास। ठीक है, तो ये G20 का ट्रोइका हो गया। उसके बाद अब हम इसका थीम पढ़ते हैं, तो इसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम, या फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसकी ये थीम है इस साल की। कभी कभी थीम भी पूछता है, तो आपको ये दोनों थीम पता होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन भी अब ऐसे आते रहते हैं कि ओनली वन, ओनली टू, और बोथ 1 and 2 करेक्ट, या नन ऑफ दीज करेक्ट। तो अगर वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर ये दोनों ऑप्शन हैं, तो आपको दोनों ऑप्शन करेक्ट लगाना है कि दोनों ही सही हैं, बोथ 1 and 2 करेक्ट। अगर मान लीजिए कोई एक ऑप्शन ही दिया है करेक्ट, तो आपको वही टिक लगाना है। ठीक है, जो G20 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 85% जो GDP है पूरे ग्लोब का वो इन्हीं 20 कंट्रीज से आता है। ऊपर से 75%, मतलब आप सोच रहे हैं दोस्तों, 85% GDP और 75% ट्रेड, ये दोनों चीजें इतनी ज्यादा हैं, और दोनों चीजें ये G20 मेंबर्स के थ्रू होती हैं। उसके अलावा G20 मेंबर्स अगर मिल जाते हैं तो इन पूरे मेंबर्स की पूरे वर्ल्ड में 2/3 पॉपुलेशन होती है। मतलब पूरे ग्लोब में जो 2/3 पॉपुलेशन है वो G20 मेंबर्स के होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने G20 के बारे में जाना, और थोड़ा उसके पीछे के भी बारे में, उसके बैकग्राउंड के भी बारे में जाना। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये भी जो आर्टिकल है वो भी G20 से ही रिलेटेड है कि G20 हेल्थ मिनिस्टर्स मीट एंड्स विद प्रायोरिटीज ऑफ इंडिया रिसीविंग कंसेंसस। ठीक है, तो दोस्तों जिस तरह हमें पता है कि G20 की जो हेल्थ मिनिस्टर्स की मीट है वो गांधीनगर गुजरात में हो रही है, और वो अभी जो है खत्म हुई है। और इंडिया ने जो डिमांड्स रखी थी उसमें से 2 डिमांड्स इन लोगों ने मतलब कंसेंसस ले लिया है इंडिया ने। उसका ये था कि हमने कोविड टाइम में देखा कि जो 3 से 5 बड़ी बड़ी जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, ये जो कंट्रीज थी वो पूरे ग्लोब का 60 से 70% रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती थी, या फिर करती हैं। ऐसा नहीं कि थी ही, अभी भी करती हैं। तो यहाँ पे G20 हेल्थ मिनिस्टर्स मीट में ये डिसाइड किया गया है कि ये सिर्फ अब उन 3 से 5 कंट्रीज के ही बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वही पूरे वर्ल्ड का 60 से 70% जो रिसर्च और डेवलपमेंट है वो करे, उसको भी डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है ना। ऐसा थोड़ी है कि वही जो चुनिंदा कंट्रीज हैं वही सारी चीजें करेंगे, उनको भी डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। पूरी कंट्रीज के पास ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। इसलिए यहाँ पे बात की गई है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, उसके लिए हम मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क और रिसर्च एंड डेवलपमेंट नेटवर्क बनाएंगे। और दूसरा ये कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा डिजिटल गुड्स को शेयर करने के लिए, जिससे कि डिजिटल डेटा इन्वॉल्व होते हैं कि किसके पास कितनी वैक्सीन हैं। ये सारी नॉलेज को शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। तो ये दोनों चीजें जो इंडिया की थी इनको कंसेंसस मिल गया है, और इस प्लेटफॉर्म को भी बना दिया गया है जो कि 19 अगस्त को लॉन्च होना था, और इस प्लेटफॉर्म का नाम है ग्लोबल इनिशिएटिव डिजिटल हेल्थ। ठीक है, ये देखिए ग्लोबल इनिशिएटिव डिजिटल हेल्थ, ये जो प्लेटफॉर्म है ये G20 मेंबर्स द्वारा बनाया गया है। ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि क्योंकि बार बार G20 इतना न्यूज में, ऊपर से प्रेसिडेंटशिप भी है इंडिया के पास, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि ये प्लेटफॉर्म किसके थ्रू बनाया गया है। तो ये प्लेटफॉर्म G20 मेंबर्स के थ्रू बनाया गया है, और इसके 4 पिलर्स हैं। पहला ये है कि इन्वेस्टमेंट ट्रैकर, मतलब कि कौन कितना इन्वेस्टमेंट करता है उसको ट्रैक किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे। दूसरा, आस्क ट्रैकर टू ट्रैक टेक्नोलॉजीज कंट्रीज नीडेड, मतलब कि किस कंट्री को कौन सी टेक्नोलॉजी की जरूरत है इसको भी ट्रैक किया जाएगा।
तीसरा है अ लाइब्रेरी ऑफ अवेलेबल डिजिटल टूल्स, मतलब जितने भी डिजिटल टूल्स हैं हमारे पास उसकी एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी ताकि जो भी कंट्रीज हैं जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बनाया है उनके पास एक दूसरे की सारी डिटेलिंग पता चलती रहे कि मतलब सपोज अगर इंडिया के पास कोई चीज नहीं है तो वो दूसरी कंट्री का देखे उस प्लेटफॉर्म पे कि उसके पास है क्या, उससे वो गुड शेयर कर सके। फिर चौथा है अ प्लेटफॉर्म फॉर नॉलेज शेयरिंग। नॉलेज शेयरिंग मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक दूसरे की नीड को पूरा करना, एक दूसरे की चीज़ों को समझना। अगर मेरे पास कोई चीज़ है दूसरे के पास नहीं है तो वो चीज़ दूसरे को देना, शेयर करना। ऊपर से हमने कैसे कोई टूल बनाया है, इन सब चीज़ों की इस पे हम डिटेल अपनी रखेंगे जिससे कि दूसरे जो कंट्री है उसको भी पता चल जाएगा कि ये टूल कैसे बनाते हैं। तो ये जो 4 पिलर्स हैं ये इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं इस प्लेटफॉर्म के, जिसको कि हम ग्लोबल इनिशिएटिव डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म कहते हैं और इसको G20 मेंबर्स द्वारा बनाया गया है दोस्तों। तो ये हमारी बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी जो कि G20 हेल्थ मिनिस्टर्स मीट के से रिलेटेड थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और G20 की डिटेलिंग आप अभी पीछे भी सुन लीजिएगा जो मैंने दी है, और ज़्यादा अच्छे से डिटेल में देखना है तो प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिएगा करंट अफेयर्स के। अब है इन अ फर्स्ट नेवी सबमरीन वागीर टू रीच ऑस्ट्रेलिया। नेवी सबमरीन वागीर, तो दोस्तों वागीर जो है वो हमारी 5th कलवारी क्लास सबमरीन है। पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि जो वागीर है वो हमारी 5th कलवारी क्लास सबमरीन है, ये 5th नंबर पे है। इसके पहले जो है उनका भी हम नाम देख लेते हैं। पहली है कलवारी, दूसरी है खंदेरी, तीसरी है करंज, चौथी है वेला, पांचवी खुद ये वागीर ही है और छठी है वाक्षीर। ये जो 6 सबमरीन्स हैं, छठी अभी लॉन्च नहीं हुई है तो अभी हम 5वीं तक है यानी कि वागीर तक हैं। तो ये जो हमारा सबमरीन है, 6 सबमरीन है, इनको कौन से प्रोजेक्ट के थ्रू बनाया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है जिसको कि हम कहते हैं प्रोजेक्ट 75, उसके थ्रू ये बनाया गया है। क्योंकि प्रोजेक्ट 75 का मेन एम क्या था कि इंडिया को 6 सबमरीन बनानी है इंडिजिनस। ठीक है, इंडिजिनस मतलब किसी से खरीदनी नहीं है, हमें खुद इंडिया के अपने लैंड पे ही बनानी है। इससे क्या होता है ना कि इंडिया एक सेल्फ रिलायंस बन जाएगा, सेल्फ रिलायंट बन जाएगा, उसको किसी और कंट्री पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा एक देखें तो सिक्योरिटी इश्यूज जो हमारे साथ होते हैं कभी कभी, उसमें भी बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा उन इश्यूज को दूर करने में। जैसा कि हम देखते हैं कि जो इंडो पैसिफिक ओशन है ना, वहां पे कोई ना कोई इश्यूज चलता रहता है। तो उन सब चीजों से लड़ने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट 75 किया कि हमें यार पहले तो सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए इन सब चीजों में और भी अच्छे से चीजें ताकि हम कर सकें। और दूसरा नेशनल सिक्योरिटी जो है हमारी, मरीन सिक्योरिटी जो है हमारी, उसको हम बूस्ट अप कर सके, उसको हम काफी स्ट्रॉन्ग कर सके, इसलिए प्रोजेक्ट 75 बनाया गया और उसके तहत ये 6 सबमरीन बनाई गई। और इसमें क्या है कि ये जो 5th कलवारी क्लास सबमरीन है यानी कि वागीर जो है उसके बारे में है कि ये ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगी, कि ऑस्ट्रेलिया में ये 5th वेस्ट कोस्ट पे पहुंचेगी। ठीक है, वेस्ट कोस्ट पे यानी कि वेस्ट, ये जो ऑस्ट्रेलिया है, सपोज ये ऑस्ट्रेलिया है सपोज, तो इसके जो ये वेस्ट कोस्ट है ना, यहाँ पे वागीर पहुंचेगी। और ईस्ट कोस्ट पे ऑलरेडी हमारी जो INS सह्याद्री है और INS कोलकाता है वो पार्टिसिपेट की हुई हैं, क्योंकि उस साइड अभी एक्सरसाइज मलबार 23 चल रहा है। इसमें हमने काफी चीजें पढ़ ली। अगर देखें तो प्रोजेक्ट 75 क्या है, कितनी सबमरीन्स को प्रोजेक्ट 75 ने बोला करने के लिए, मतलब बनाने के लिए, वो तो 6 सबमरीन हो गई। इन 6 सबमरीन्स के नेम क्या है, INS जो वागीर है वो कहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी यूनिट्स में वो पार्टिसिपेट करेगी, किस साइड वो पार्टिसिपेट करेगी, वो वेस्ट कोस्ट साइड पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि ईस्ट कोस्ट साइड में ऑलरेडी एक्सरसाइज मलाबार 23 चल रहा है। यानी कि इस बार का जो मलाबार एक्सरसाइज है वो ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। वहां पे INS सह्याद्री और INS कोलकाता ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो ये सारी चीजें हमने इस एक आर्टिकल से जानी। तो ठीक है दोस्तों, तो
दोस्तों ये थी आज की पूरी डिटेल एनालिसिस, आज और कल दोनों की पूरी डिटेल एनालिसिस करंट अफेयर्स की। इसको आप मेंस आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हैं। जो भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे पढ़े हैं, भले वो प्रोजेक्ट 75 से रिलेटेड हो या फिर G20 से रिलेटेड हो या फिर ग्लोबल इनिशिएटिव डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म से रिलेटेड या फिर मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो भी हमने पढ़ा है उसको आप मेंस के अपने आंसर राइटिंग में ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं। पॉइंट्स को अच्छे से इंक्लूड कर सकते हैं, आपकी बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन होगी। उसके अलावा ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने पीडीएफ नहीं डाउनलोड करी है या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक को यहाँ पे क्लिक कर लें, आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है। हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक की भी लिंक दी गई है, आप इन दो किसी भी लिंक को आप क्लिक करके हमसे डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छा सा बूस्ट अप दे सकते हैं, एक अच्छा सा बूस्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच।